ठीक है। सो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। एक बार सभी लोग चैट सेक्शन में लिखते हैं इफ द ऑडियो एंड वीडियो इज कमिंग आउट टू बी फाइन। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। मैं बार बार कहता हूँ और बार बार इस चीज़ को रिवाइज करवा रहा हूँ आपको कि कैलकुलस जो है, फंक्शंस जो है, उसके अंदर वी आर, आप देख सकते हो हम लेक्चर 9 पे हैं। देखा जाए तो एकेडमिक से पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा छोटा सा टॉपिक है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ हम लोग इन चीज़ों को इतने इन डेप्थ में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे फंक्शंस के बारे में अवेयरनेस जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में हम हैंडीकैप्ड फील करेंगे। इसलिए वी आर ऑलवेज इन अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग आवर नॉलेज ऑफ फंक्शंस, और यही हमारा टास्क है कि हमारी इनिशियल जो इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस का वही सॉलिड हो एकदम। ठीक है। सो नाउ दैट लॉट ऑफ यू हैव रिटन इट्स फाइन सेंस, सो लेट अस स्टार्ट। सो वील स्टार्ट आवर सेशन विद सम डाउट्स। आज के सेशन में हम लोग दो चीज़ों को प्राइमरी कवर करने की कोशिश करेंगे। कंपोजिट फंक्शंस की शुरुआत, एफ ओ जी जी ओ एफ की शुरुआत हमने कर दी थी पिछले लेक्चर में, तो उसको एंड करेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड विल टेक इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ प्राइमरी टारगेट्स हैं। तो सबसे पहले डोमेन वाला क्वेश्चन लेते हैं। सो लेट मी टेक दिस डोमेन क्वेश्चन सबसे पहले। ठीक है ना। ये डोमेन वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो पूछा गया है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स। आपके दोनों ही क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक के हैं। बता सकते हैं कितने लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया है? लेट मी स्टार्ट। मैं इनफैक्ट इस फंक्शन का डोमेन भी निकाल देता हूँ और हो सकेगा तो उसका रेंज भी निकाल दूंगा। अब यहाँ पर मॉडुलस है, याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ सकता है यहाँ पर, एवरीथिंग। तो थोड़ा सा इसके जितने भी इटरेशन है उनको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। जितने भी इटरेशन उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स। इसको हम लोग y लिख सकते हैं, इसको हम लोग y लिख सकते हैं। अब आपको मालूम है यहाँ पर अगर हम डोमेन निकालने के लिए 4 गोल्डन रूल्स लगाएं, तो जो हमारे 4 गोल्डन रूल्स हैं उनमें से कौन सा रूल लगेगा कि अंडर रूट न्यूमरेटर में है तो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आएगी मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सब लोग सहमत हैं तो एस एंड डब्ल्यू लिखते जाना चैट सेक्शन में। सभी लोग सहमत है तो एस एंड डब्ल्यू लिखते जाना चैट सेक्शन में। ठीक है। दूसरा, यहां से हमारे पास कंडीशन आएगी मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो जितने एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जितने भी एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो हमारे सॉल्यूशंस होंगे, वो हमारा डोमेन होगा। अब बात उठती है कि इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, इस चीज को सिंप्लीफाई करने के कई तरीके हैं। पहले एल्जेब्रिकली कर देता हूँ, एल्जेब्रिकली करता हूँ पहले इसको सॉल्व इस इनइक्वालिटी को, फिर ग्राफिकली कर दूंगा। ग्राफिकली तो यूं हो जाएगा, यूं, है ना। आज मुझे याद दिला देना आज के सेशन में इफ आई मिस टू इंट्रोड्यूस, आज मैं मैक्स मिन फंक्शन जो होता है उनको इंट्रोड्यूस करूंगा। मैक्स फंक्शन एंड मिन फंक्शन उनको इंट्रोड्यूस जरूर करूंगा। अगर इफ इन केस आई डोंट इंट्रोड्यूस देम जस्ट रिमाइंड मी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। तो यहाँ से इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए हमने क्या सीखा था, जब तक मॉडुलस हटेगा नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो मॉडुलस को हटाने की कोशिश करेंगे तो दो चीजें हो सकती हैं। मॉड की डंडियां जब अंदर झांकेंगी तो उनको या तो एक्स पॉजिटिव नजर आएगा या तो उनको एक्स नेगेटिव नजर आएगा। ये दो सिनेरियोज हो सकते हैं विद और। अगर उनको एक्स अंदर पॉजिटिव नजर आता है, अगर ये एक्स पॉजिटिव है तो ये मॉड को अंदर पॉजिटिव नजर आएगा, ये एज इट इज हट जाएंगी, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। ये इनइक्वालिटी ये बन जाएगी। मैं इसको और सिंप्लीफाई नहीं करना चाहता हूँ, करने को तो और कर सकता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ इस एक्स को इधर ट्रांसफर कर दूं, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ ये इनइक्वालिटी ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी बताओ, ये इनइक्वालिटी ट्रू है कि फॉल्स है? 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये इनइक्वालिटी ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। वेरी गुड बेटा, क्योंकि आपको मालूम है इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो 0 के बराबर है तो ये इनइक्वालिटी ट्रू है। मतलब ये जो इनइक्वालिटी है ये हमेशा ट्रू है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। वापस बोल रहा हूं, ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू है अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके डोमेन में ये तो आएगा ही आएगा, है ना। तो यहां से हमारे पास आंसर क्या है, इस वाले पार्ट से हमारे पास आंसर आया x इज एन एलिमेंट ऑफ 0 से लेकर इंफिनिटी। x इज एन एलिमेंट ऑफ 0 से लेकर इंफिनिटी। अब इस वाले वर्टिकल को सॉल्व करते हैं। इस वाले वर्टिकल में क्या है, x इज लेस देन 0, x नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो मॉड को अंदर नेगेटिव नजर आएगा, उसको हटाने के लिए वो माइनस से मल्टीप्लाई करेगा। सो दिस इज व्हाट वी गेट,
इसको लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स, फ्लिप कर दिया, फ्लिप, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स या x इज लेस देन माइनस एक्स, वन ऑफ द सेम थिंग, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो यहां से क्या आएगा 2x इज लेस देन इक्वल टू 0, 2x इज लेस देन इक्वल टू 0, है कि नहीं, है कि नहीं, 2x इज लेस देन इक्वल टू 0, यहां से क्या मतलब है, 2 हट जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ध्यान देखो, हमने ये माना है तो ये आया है, हमने ये कंडीशन मानी है तो ये आया है, हमने x को नेगेटिव माना है, तो सॉल्व करने में हमारे पास कंडीशन आई है कि अगर x नेगेटिव है तो हमारे सोल्यूशन है x इज लेस देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, हमने ऑलरेडी मान रखा है कि x नेगेटिव है और हमारे पास सॉल्व करने पे सोल्यूशन क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, x बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर्स। अगर आप ध्यान से देखें तो x जो है यहां से आ रहा है नेगेटिव रियल नंबर्स, यहां से x आ रहा है 0 से लेकर इंफिनिटी, मतलब 0 एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स, और क्योंकि दोनों के बीच में और है तो और का मतलब होता है यूनियन, दोनों का यूनियन करेंगे तो बताओ डोमेन क्या आएगा, दोनों का यूनियन करेंगे तो बताओ डोमेन क्या आएगा, जल्दी बताओ, दोनों का डोमेन करेंगे तो यूनियन क्या आएगा, यस वेरी गुड, इसका जो डोमेन आएगा दैट वुड बी x बिलोंग्स टू r। और आंसर आने के बाद अगर आप फ्लैशबैक में सोचो तो आपको लगेगा अरे ये तो आना ही था, क्यों, देखो अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो मॉडुलस हट जाएगा, x माइनस एक्स 0 आएगा, अंडर रूट के अंदर 0 अलाउड है क्योंकि अंडर रूट न्यूमरेटर में, अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और मॉड ऑफ अ नेगेटिव क्वांटिटी तो वैसे ही पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे -2 डाल के देख लो, मॉड ऑफ -2 2 माइनस इंटू -2 प्लस 2 4 आ जाएगा, तब भी वैल्यू आनी ही आनी है, मतलब चाहे x पॉजिटिव हो, चाहे x नेगेटिव हो, चाहे x 0 हो, इनफैक्ट मुंह जबानी आ गई तो। अच्छा शीतांशु बोला सर शीट में 0 से इन्फिनिटी दिया था इसलिए डाउट था, कोई बात नहीं, मैंने बोला ना उस शीट में दे माइट बी सम डाउट्स, सो यू बी वेरी श्योर अबाउट द सॉल्यूशन दैट यू हैव डन, इज दैट क्लियर। अब इसी चीज को हम ग्राफिकली भी एनालाइज कर सकते थे, वैसे तो लॉजिकली बड़ा इजी था, पर इसी चीज को हम बड़े ग्राफिकली भी बड़े आराम से सिंप्लीफाई कर सकते थे। नंदलेस आपको एक होमवर्क टास्क दे देता हूँ, एक होमवर्क लिख लो आप, इसे अटेम्प्ट करके ग्रुप पे डालना, इस क्वेश्चन में आप x की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर x डाल दो, इस क्वेश्चन में x की जगह आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x डाल दो, और फिर मुझे इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा वो बताना, और इनफैक्ट वो बताने के लिए ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है याद रखना, चलो सो ये होमवर्क क्वेश्चन आप कीजिएगा, मैं इनफैक्ट आपको एक तरीका और बता देता हूँ, अगर इस इनइक्वालिटी को अभी हमने एल्जेब्रिकली सॉल्व किया, इस इनइक्वालिटी को अगर मैं इसको ग्राफिकली सॉल्व करना चाहता हूँ, ग्राफिकली तो मैं कैसे कर सकता था, मैं इसका ग्राफ अलग से बनाता हूँ, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ अलग से बनाता हूँ, और इसका ग्राफ अलग से बनाता हूँ, y इज इक्वल टू x, इसका ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आपको मालूम है कैसा होता है, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ होता है यूं, ये ब्लैक से मैंने बनाया y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये अपना ओरिजिन है, तो मैंने ब्लैक पेन से बनाया y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, इज दैट क्लियर। और अब मैं बनाने वाला हूं y इज इक्वल टू x का ग्राफ ब्लू से, तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ अगर मैं ब्लू से बनाऊंगा तो इट वुड बी लाइक दिस, यहां पर ओवरलैपिंग होगा, एनीवे इससे सटा हुआ बना देता हूं, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x, एंड नो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x। अब हम चाहते हैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना जहां पे मॉड x x से बड़ा हो या बराबर भी हो सकता है, मॉड x x के से बड़ा हो या बराबर भी हो सकता है, तो ग्राफिकली इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ जहां जहां y इज इक्वल टू x के ग्राफ के ऊपर हो या उसके बराबर हो, तो आप देख सकते हो अगर आप x एक्सिस को स्कैन करो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, तो आप देख सकते हो x एक्सिस को स्कैन करने पे मॉड x का ग्राफ यहाँ तो ऊपर ही है, तो मॉड x इज ग्रेटर देन x, ऐसे स्कैन करो, 0 पे दोनों बराबर हो गए, और उसके बाद मॉड x और x का ग्राफ सेम ही है, मतलब दे आर ओवरलैपिंग, मतलब दे आर इक्वल, तो इसका मतलब थ्रू आउट द x एक्सिस यू कैन वेरी वेल सी या तो मॉड x का ग्राफ y इज इक्वल टू x के ग्राफ के ऊपर है या उसके बराबर है, इसलिए इसका सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू r, है ना। इस क्वेश्चन में मैंने इंट्रोड्यूस किया ये ग्राफिकल तरीका एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, क्या ये चीज समझ में आ गई हो तो थम्स अप दे देना चैट सेक्शन में। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन।
These are all greatest integers. So you have to find the value of greatest integer of, ऐसे कई सारे questions हैं, you would see a lot of such questions happen to be there in many materials, जिससे आपकी greatest integer की thought process की जो journey है वो और थोड़ी refined हो जाए, है ना. In fact, if I can find 2-3 questions on the similar lines, याद रखना कितने लोगों ने वाला क्वेश्चन किया है. You have to find the value of greatest integer of ln1 plus greatest integer of ln2 plus greatest integer of ln3 and so on up till greatest integer of ln66. Attempt and tell me. यहाँ पे ln है, ln का मतलब बेस e है, बेस e है. मैं 2-3 क्वेश्चंस और लिख देता हूँ सो दैट आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको आइडिया लग जाए. दीज आर जस्ट मेड सो दैट आपकी थॉट प्रोसेस थोड़ा डेवलप हो जाए. जैसे क्वेश्चन है, इफ fx इज इक्वल टू cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर बाय 2 x प्लस साइन ऑफ greatest integer of pi square by 2 x, then find f of 0, है ना. we can make a lot of questions like these, पर ये immediately मुझे नजर आया तो मैंने सोचा आपको करवा दूं एक बार. चलो सो लेट अस स्टार्ट. पहला वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. ठीक है, किसी ने निकाला पहले वाले का आंसर? याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर, दुनिया जानती है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, पर उसके ऊपर जो बेस्ड होते हैं ना बड़े घुमावदार होते हैं, जनरली बनाए इसलिए जाते हैं सो दैट योर अंडरस्टैंडिंग कितनी है आपकी, इतनी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग दैट कैन बी चेक्ड. सो लेट अस स्टार्ट. सो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कुछ चीजें. ln का मतलब क्या होता है? ln1 का मतलब है log of 1 to the base e. e की वैल्यू कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 2.71. e की वैल्यू होती है 2.71. पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो लिख लेना. नेचुरल लॉग है ये. दो तरह लॉग्स तो कई सारे हो सकते हैं, लॉग का बेस तो कुछ भी हो सकता है. जितने लोगों को लॉग नहीं पता, चैनल पे लॉग्स का पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें 2 या 3 लेक्चर उसको कंप्लीट कर लेना. सो e की वैल्यू होती है 2.71. अब 2.71 e की वैल्यू है, ठीक है. थोड़ा बहुत लॉग तो आना ही चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए. मुझे बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग का ग्राफ भी आपको बता चुका हूं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 1? बताएं चैट सेक्शन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 1? लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? ln ऑफ e की वैल्यू क्या होगी? ln ऑफ e स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ln ऑफ e क्यूब की वैल्यू क्या होगी? ln ऑफ e की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन इन सब की वैल्यूज. You to attempt this question you need to know what are the values of how do log operate. So आपको मालूम चाहिए log of 1 very good बेटा 0 होता है. log to any base is 0, तो log of 1 तो 0 होगा. log of 1 तो 0 होगा. log of e आपको आना चाहिए ln of e. log of e to the base e है, ln मतलब नेचुरल लॉग है, ये 1 होता है. इसे क्या लिख सकते? log की प्रॉपर्टी लगा के 2 बाहर चला जाएगा, ये बन जाएगा ln e. इसकी वैल्यू क्या होगी? 2. यहां पर log की प्रॉपर्टी लगाकर ये 3 बाहर चलेगा, ये बन जाएगा ln 3. इसकी वैल्यू होगी 3. यहां पर log की प्रॉपर्टी लगा के 4 बाहर जाएगा, ln e बनेगा, ये बन जाएगा 4. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड. भूमिका ने एकदम परफेक्ट बता दिया. 1 2 3 0 इसकी वैल्यू 0 थी. अब ध्यान देखिएगा, ध्यान देखो ना, यहां पर log ऑफ 1 ये ln ऑफ 1 है. ln ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 0. तो मैं यहां पे लिखते आ रहा हूं, इसका सॉल्यूशन यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना. अब ln ऑफ 1 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस ln ऑफ 2. ध्यान देखिएगा, ln ऑफ 1 तो 0 हो गया. अब ln ऑफ 2 क्या होगा? ध्यान देखिएगा, ln ऑफ e की वैल्यू होती है 2.71. तो इसका मतलब ln ऑफ 2 जो है, जो ln ऑफ 2 है, log ऑफ 2 जो है वो है तो e से छोटा, क्योंकि e से छोटा है. और ln ऑफ 1 0 है और ln ऑफ e 1 है. e की वैल्यू क्या होती है? 2.7. तो 1 और 2, 1 और e के बीच में लाई करता है 2. तो मतलब ln ऑफ 2 की वैल्यू होगी समथिंग लाइक 0 पॉइंट समथिंग. हाँ या ना? पूरा एनालिसिस है. ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ln ऑफ 1 0 है, ln ऑफ e मतलब 2.71 की वैल्यू होती है 1. 0 और 1 के बीच की होगी ना वैल्यू. यस लिख दीजिएगा अगर ये चीज समझ में आई. तो दिस वुड बी 0 पॉइंट समथिंग.
है कि नहीं? अरे बाकी लोग बोले, सिर्फ जैद ही बोल रहा है बस। चलो बताओ, ln ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी? ln ऑफ 3, ln ऑफ 3, ln ऑफ 3, 3 जो है e से बड़ा है, e होता है 2.71, मतलब e स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली निकाल लो e स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अप्रोक्सीमेटली e की जो वैल्यू होगी वो 2.71 है, तो e स्क्वायर की वैल्यू होगी 7.3। ई स्क्वायर की वैल्यू होती है 7.3, लिख देता हूं यहां पर, ई स्क्वायर की वैल्यू होती है 7.3 समथिंग। ठीक है, तो अब ध्यान देखिएगा, यहां ln3 है, ln3 जो है e जो कि 2.71 है, 3 उससे तो बड़ा है, पर ई स्क्वायर जो कि होता है 7.3, तो जो हमारा 3 है, ln3 है, ln4 है, ln5 है, ln6 है, ln7 है, उन सब की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी, क्योंकि 1 और 2 के बीच में लाई करता है, तो ये होगा 1 पॉइंट समथिंग। ln3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, उसके बाद आएगा ln4, उसकी वैल्यू होगी 1 पॉइंट समथिंग। क्या आपको पूरी पूरी स्टाइल समझ में आ रहा है कि क्या हम कर रहे हैं? क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है क्या हो रहा है कि नहीं? तो ये हो गया ln1 के करस्पॉन्डिंग, ये हो गया ln2 के करस्पॉन्डिंग, ये हो गया ln3 के करस्पॉन्डिंग, ये हो गया ln4 के करस्पॉन्डिंग। ध्यान देखिएगा, ln1 0 होता है, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, ln2 0 पॉइंट समथिंग होता है, 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, ln ऑफ 3 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, ln ऑफ 4 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया। इनफैक्ट ln ऑफ 7 तक, क्योंकि जब तक 7.3 से छोटा होगा तब तक 1 और 2 के बीच की वैल्यू होगी, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ln ऑफ 8, ln ऑफ 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ चैट सेक्शन में क्या होगा? बेस्ड ऑन द वैल्यूज डेटा दैट इज गिवन हियर, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ln ऑफ 8? ln ऑफ 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ln ऑफ 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर? ln 8 की वैल्यू छोड़ो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ln 8 क्या होगा सोच के बताओ। 2, वेरी गुड बेटा, क्योंकि ln 8 जो है वो ई स्क्वायर से बड़ा है, तो उसकी वैल्यू 2 से बड़ी होगी, 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। तो आपको अगर ये एनालिसिस समझ में आ गई, तो व्हाट आई डू इज दैट आई इरेज दिस, इसकी अब जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यू नीड टू नो लॉग्स आल्सो, यू नीड टू नो ग्रेटेस्ट इंटीजर आल्सो, और इसमें और ट्विस्टिंग कर देता तो डिसेंट क्वेश्चन बन सकता है बहुत आराम से, है ना? तो आपकी सारी चीजें टेस्ट हो रही हैं, एंड दिस इज व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रेंड, एटलीस्ट फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो आपको मालूम चाहिए ई की वैल्यू होती है 2.71, ई स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताई 7.34 के आसपास, ई क्यूब की वैल्यू आप लोग लिख लो, इट इज, एक मिनट, इनफैक्ट मैं कैलकुलेट ही कर दूं, 2.71, इट इज 19.9 के आसपास। ई की पावर 4 की वैल्यू होती है 53.93, और ई की पावर 5 की वैल्यू होती है 146.16। ठीक है, इस डेटा को अपने सामने रखते हैं और फटाफट सॉल्व करते हैं। ध्यान देखिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं। ln ऑफ 1, ln ऑफ 1 तो 0 है, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ln ऑफ 2 क्योंकि 2.71 से कम है, याद होना चाहिए, ln ऑफ e होता है 1, ln ऑफ e स्क्वायर होता है 2, ln ऑफ e क्यूब होता है 3, ln ऑफ e की पावर 4 होता है 4, और ln ऑफ e की पावर 5 होगा 5, है ना? तो इनके बीच में हम डेटा देखेंगे। ln1 0, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ln ऑफ 2 0, तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ln ऑफ 3, अब ध्यान देखना, 3 4 5 6 और 7, 3 4 5 6 7, ln3 ln4 ln5 ln6 ln7, 3 से लेकर 7 के बीच में हम यहाँ पे लाई करते हैं, मतलब लॉग की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, 1 और 2 के बीच में कोई भी चीज उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो ln3 ln4 3 4 5 6 7, ये 5 वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग लॉग जो होगा 1 और 2 के बीच में होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो 5 into 1, 7 तक की कहानी होगी। उसके बाद 7 के बाद कौन कौन से हैं इनके बीच में? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 10 तो ये हो गए, 18 19 12, 8 से लेकर 19 तक, वापस से बोलो 8 से लेकर 19 तक, 7 के 10 बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 तक लॉग जो होगा 2 और 3 के बीच में होगा। ये इन 12 वैल्यूज के लिए
2 और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, तो अगर 2 इंटू 18 19 तक का हो गया था, उसके बाद 20 ln ऑफ 20 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो प्लस 3 इंटू अब कहां तक ln 20 से लेकर 53.93 जस्ट छोटा 53, तो 20 से शुरुआत करेंगे, 20 से लेकर 53 कितनी वैल्यूज हो गई 20 ऐसे काउंट करो 20 से लेकर 53 कितनी वैल्यूज होंगी, इट वुड बी 53 माइनस 20 विच इज 33 34 वैल्यूज होंगी, काउंट कर लेना आप 34 वैल्यूज होंगी, दो वैल्यूज यहाँ होगी, एक वैल्यू आ गई 18 वैल्यूज यहाँ होगी 21 और 34 प्लस है ना 53 तक यहाँ हो गया, फिर ln ऑफ 54 4 से हल्का सा ज्यादा होगा ln ऑफ 54, तो 54 पे 4 आ जाएगी वैल्यू, ln ऑफ 54 होगा 4 से हल्का सा बड़ा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 66 से आना है, तो कहां से चालू किया 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66, ये 13 वैल्यूज 4 से मल्टीप्लाई होंगी। बेटा बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? मैंने थोड़ा टाइम लेके इसलिए बताया सो दैट यू कैन विजुअलाइज दिस। तो ln1 ln2 ये 5 वैल्यूज हैं 3 4 5 6 7 8 नहीं 3 4 5 6 7 के लिए 3 से लेकर 7, तो 3 से लेकर 7 5 लोग हैं यहाँ, ये कहाँ है 8, ये 2 इसके करस्पॉन्डिंग, और ये 18 किस लिए है क्योंकि 8 से लेकर 19 तक, 8 से लेकर 19 तक, ठीक है। उसके बाद 34 क्यों है 8 से लेकर 19 हो गया, 20 से लेकर 53 तक वैल्यूज 3 आएंगी। बेटा गिव मी अ थम्स अप इन द चैट सेक्शन अगर ये चीज समझ में आ गई सबको, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इन द चैट सेक्शन अगर ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। अब तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, नहीं हैव टू लेट मी नो द आंसर, है ना, ये एनालिसिस आपको करना है, थोड़ा थॉट प्रोसेस आप लोग खुद अटेम्प्ट करना, अगर आपको कहीं भी हल्का सा डाउट लगे उसको एक बार खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आता है, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आता है, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन व्हाट इज द फाइनल आंसर दैट यू गेट। भाई ये हो गया 5, ये हो गया 36, ये हो गया 108 और ये हो गया 52, है ना, तो 52 प्लस 102 प्लस 36 प्लस 5 195, 195 is the answer that you get. Is that clear? Is that clear to all? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, भूमिका ने पूछा था शायद, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको एनालाइज करना था इस चीज को। बहुत सेकंड क्वेश्चन तो बहुत इजी है, फटाफट करो और आगे बढ़ाते हैं अपनी थ्योरी को। तो कंपोजिट फंक्शंस तक हम लोगों ने कर लिया था पिछली क्लास में, कोई नहीं। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, पाई की वैल्यू होती है 3.14, कुछ नहीं है, वही एनालिसिस करना है, ज्यादा इजी है। पाई की वैल्यू 3.14, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पाई स्क्वायर की वैल्यू होगी 9 पॉइंट समथिंग, तो पाई स्क्वायर बाय 2 कितना होगा 4.5 समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर बाय 2 क्या होगा 4, बस 4.5 समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, यहां पुट कर दो। तो व्हाट इज fx, fx इज नथिंग बट cos ऑफ 4x प्लस sin ऑफ 4x। अब पूछ रहा है फाइंड f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ 0 होगा cos ऑफ 0 प्लस sin ऑफ 0, sin ऑफ 0 0 होता है, cos 0 1 हो गया, तो आंसर हो गया 1। रोज बोलता सर कंपोजिट फंक्शन आपको एक रिकैप देना, हाँ कंपोजिट फंक्शन कुछ है ही नहीं आज सच, आज के क्वेश्चंस में रिकैप हो जाएगा, क्लियर है। तो बढ़ते हैं आगे, हेडिंग डालें कंपोजिट फंक्शंस, हेडिंग डालें कंपोजिट फंक्शंस, यस। सो कंपोजिट फंक्शन में हमने देखा था फंक्शन ऑफ अ फंक्शन की बात की थी हम लोगों ने, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन की बात की थी कंपोजिट फंक्शन के अंदर, है ना, याद होगा एफओजी जीओएफ की बात की थी और हमने एक डायग्राम बनाया था। अगर मान लो मैं कहता हूं एफओजी, इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, तो पहले इनपुट एक्स किस में आता है जी की मशीनरी में, तो इनपुट एक्स जाता है जी की मशीनरी में, आउटपुट आता है जी एक्स, फिर ये जी एक्स जो है जाता है एफ की मशीनरी में और आउटपुट आता है एफओजी, है कि नहीं।
तो हमने इस चीज की बात कर ली थी और एक दो क्वेश्चंस किए थे। लेट अस टेक आवर डिस्कशन फॉरवर्ड, है ना। जैसे मैंने बोला कुछ कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, एंड आई विल पिक दोस क्वेश्चंस फ्रॉम योर क्वेश्चन बैंक इटसेल्फ, है ना। पहले क्वेश्चंस उन्हीं से पिकअप करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन करेंगे, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ओ जी वेयर fx is equal to under root of x minus 3 and gx is equal to x square plus 1। करें, fx जो है अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 है और gx जो है वो x स्क्वायर प्लस 1 है। तो मैं FOG का डोमेन निकालना है, तो बेसिकली आपको FOG निकालना है और फिर डोमेन निकालना है। हो जाएगा, बहुत इजी है, हो जाएगा बहुत इजी है। तो पहले FOG निकालते हैं। FOG क्या होता है? f of gx फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब पहले या तो अंदर से स्टार्ट कर लेते हैं, f जहां जहां x है वहां वहां gx, तो शुड बी अंडर रूट ऑफ gx minus 3, this is under root of, what is gx? Gx is nothing but x square plus 1 minus 3, this is under root of x square minus 2, है कि नहीं। अब आपको मालूम है जो FOG फंक्शन है वो आ गया हमारे पास। अब अंडर रूट के अंदर कोई चीज होती है तो आपको मालूम है अंडर रूट के अंदर डोमेन निकालना बड़ा आसान है। जो अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी है इसका डोमेन निकाल रहे हैं। डोमेन निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें आप वेवीज का मेथड लगाएंगे, x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्रिटिकल पॉइंट रूट 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट माइनस रूट 2। अब ये सब चीजें करनी बहुत आराम से आनी चाहिए आपको। नंबर लाइन पे गए, यहाँ है माइनस रूट 2, यहाँ है प्लस रूट 2, प्लस माइनस प्लस, तो मैं चाहिए ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ है और यहाँ है, तो आंसर होगा x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेकर रूट माइनस रूट 2 यूनियन रूट 2 से लेकर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट आते हैं, पर माइनस रूट 2 और रूट 2 इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू अलाउड है, तो इक्वल टू अलाउड है तो क्लोज ब्रैकेट। तो दिस वुड बी आवर डोमेन। क्वेश्चन को थोड़ा और ट्रेंडी बनाएं, क्वेश्चन को थोड़ा और ट्रेंडी बनाएं। इस तरह के क्वेश्चन तो कर लेंगे आप, है ना। पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ किए थे क्वेश्चन इसी तरीके के, एंड यू विल बी एबल टू डू सच क्वेश्चन वेरी इजीली, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। देखें अगला, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरीके पे, फिर उस क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़े ट्रेंडी क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, इफ fx is equal to x upon under root of 1 plus x square, then f निकालें। 3 बार f है, f x निकालें। करें फटाफट, मुश्किल नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए। जो अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रेंडी हो, उसके बाद अगला क्वेश्चन।
मैंने बोला था ट्रेंडी क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। कितने लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया? पहले क्वेश्चन के आने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए थी। देखें, चले। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहला, और ये दूसरा, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट। पहले वाले में वो क्या कर रखा है, एफ एक्स दे रखा है, एफ ओ एफ निकाल लेते हैं पहले। एफ ओ एफ क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स। तो जहां जहां एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, वहां क्या डालेंगे, एफ एक्स, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, दिस वुड बी इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जहां जहां एक्स है वहां वहां एफ एक्स। तो एफ ओ एफ क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, जहां जहां एक्स है वहां वहां एफ एक्स है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां एफ एक्स है, तो एफ एक्स अपॉन दिस। अब इसका मतलब क्या है, वापस से एफ एक्स की वैल्यू डाल दो यहाँ पर। तो क्या आएगा, एफ एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल अलजेब्रा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फ्रॉम हियर इसको सिंपलीफाई करोगे तो आएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, पूरे पर अंडर रूट। अब ये और ये कट जाएंगे, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, नीचे भी अंडर रूट के अंदर है, तो फाइनली सॉल्व करने पे क्या आएगा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, fx था x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। FOF ये क्या आया हमारे पास, FOF आया x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। अब मेहनत करने को अगर तैयार हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्रेंड फॉलो करो। अगर एक f था तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया था, एक एक्स स्क्वायर। जब FOF था तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर आया। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, सिमेट्री से this would be x upon under root of 1 plus 3x square. There was a time when this kind of questions were very very common in at least AIEEE and competitions, जहाँ पे वो f ऐसे n टाइम्स लगा देंगे, n टाइम्स लगा देते हैं, यहाँ पे n आ जाता। तो पैटर्न ऑब्जर्व करके आपको करना था। अब ये पैटर्न ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन बहुत ही कम हो गए। अब तो आपको मालूम है, मैंने कल भी ग्रुप पे आपको बताया था, जो NTA का अभ्यास ऐप है, जो हमारी टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका जो अभ्यास ऐप है, उसके खुद के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही स्ट्रीमलाइंड हो गए हैं अब, और उसी लेवल के क्वेश्चन अब आने लग गए है ना। ये तो बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। प्लीज गिव मी थम्स अप अगर ये चीज समझ में आ गई। अब अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी है। क्यों है, मैंने बोला था ना, खेल तो हो गई, एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स नहीं दे रखा, पर एफ ओ जी एक्स दे रखा है। वहां से आपको जी एक्स क्या होगा ये निकालना है, यहाँ से जी एक्स क्या होगा वो निकालेंगे, देखते हैं। बाकी लोग बताएं एक बार चैट सेक्शन में अगर ये समझ में आ गई। सिंपल चीज है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या होता है एफ ओ जी एक्स, क्या होता है, कैसे कंपोजिट फंक्शन में वर्कआउट करते हैं। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में चलते हैं, इसको मैं डाल रहा हूं, लिख लेना पैटर्न ऑब्जर्वेशन। दिस इज बाय पैटर्न ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव डन। तो अगला क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन मैं कर देता हूं, उसका अगले वाले में आप खुद एफर्ट लगाना। फिर अब आपको एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स कितना दे रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स अपने को दे रखा है। अच्छा, जी एक्स नहीं दे रखा क्वेश्चन में, जी एक्स नहीं दे रखा, एफ ऑफ जी एक्स दे रखा है। अच्छा, तो आपको मालूम है एफ ऑफ जी एक्स क्या होता है? मैं ऐसे ही रैंडमली थॉट प्रोसेस कर रहा हूँ। एफ ऑफ जी एक्स होता क्या है, एफ ऑफ जी एक्स होगा, एफ एक्स अगर पता है तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब होता है जहां जहां एक्स है वहां वहां जी एक्स। तो ये होता है 1 प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर। ये मैंने अपने माइंड में रख लिया है, आई हैव जस्ट केप्ट दिस इन माय ग्रे सेल्स, है ना, ग्रे मैटर जो है अपने दिमाग के सेल्स में, मैंने इसको बस प्रिजर्व करके रख लिया है। अच्छी बात है, मतलब ये बात तो पक्की कि एफ ऑफ जी एक्स में जी एक्स की झलकियां होंगी। झलकियां समझ में आता ना, झलकियां मतलब उसकी झलक होगी। तो एफ ऑफ जी एक्स में जी एक्स की झलक होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन में जी एक्स की झलक ढूंढेंगे, झलक ऑफ जी एक्स, झलक ऑफ जी एक्स। झलक आता ना समझ में सबको,
झलक ऑफ जी एक्स, शैडो ऑफ जी एक्स। झलक का मतलब तो वैसे शैडो नहीं होगा, परछाई हो जाएगा। झलक का क्या मतलब हुआ? अ लुक। क्या होगा झलक का मतलब? झलक मतलब थोड़ा सा छोटा सा लुक होता है। ग्लिम्स, ओ हो, वाह वाह। रजत, मेरे को तो इंग्लिश की क्लास चालू करनी चाहिए। रजत ने क्या मस्त जवाब दिया है। सो द ग्लिम्स, तो ग्लिम्स ऑफ जीएक्स लेके आएंगे इसके अंदर हम लोग, ठीक ना। अब अपन इसके अंदर ग्लिम्स लेके आएंगे किसकी? जीएक्स की। जीएक्स क्या है? जीएक्स तो पता नहीं, जीएक्स तो पता नहीं, लेकिन एनीवेज कोशिश करते हैं इसमें। तो ध्यान देखो, इसमें हम लोग एफ ऑफ जीएक्स का जो एक्सप्रेशन है, ध्यान देखिएगा, जो एफ ऑफ जीएक्स का एक्सप्रेशन है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं, क्योंकि देखो एफ ऑफ जी एक्स में 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर होना चाहिए, ये हमारे दिमाग में है। एफ ऑफ जी एक्स में 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर होना चाहिए, वो जो समथिंग होगा वो जी एक्स होगा। तो 1 तो भाई 1 प्लस, इसके बाद इस पूरे में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया, तो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकला तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो -2x बचेगा, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो +1 बनेगा। अरे ये तो सर बहुत ही बढ़िया हो गया। दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यह है एफ ऑफ जी एक्स, पर हमारे दिमाग में ऑलरेडी था व्हाट इज एफ ऑफ जी एक्स, 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, वो जो समथिंग होगा वो जी एक्स होगा। 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज व्हाट इज माय जी एक्स, जी एक्स इज नथिंग बट x इंटू एक्स माइनस 1, दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर माइनस x। आर यू ऑल क्लियर विद इट? हाँ बेटा क्लियर होगी नहीं, देख लो, आई गिव यू 10 सेकंड्स, absorb it, observe it and write it in your notes. जल्दी बताइए अगर इसी समझ में आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन लेते हैं। आई एम रेजिंग दिस क्वेश्चन। याद रखना जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, प्लेलिस्ट जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स की, उसे तो देखना ही देखना है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ बिकॉज आई फील दैट कि कई बार ना स्टूडेंट्स टेंड टू थिंक कि हमने लाइव लेक्चर देख लिया तो अपने को रिकॉर्डेड नहीं देखना। आप अपने आप को रिस्ट्रेन कर रहे हो जितने रिसोर्सेज हैं आपको यूटिलाइज करने के लिए। आपने जैसे होता है ना, हम कोई चीज़ देख लेते हैं, वीडियो में कोई चीज़ देख लेते हैं, कोई हमें किताब में पढ़ाए, किताब में हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, सब कुछ किताबों में लिखी हुई है, पर किताबों में हमको पता नहीं चलता क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। पर जब हम उसी चीज़ का वीडियो लेक्चर देखते हैं, वीडियो देखते हैं, या कोई हमें बता रहा होता है वो चीज़, तो हमें वो ज़्यादा अच्छी तरह ग्रास्प हो जाता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी, क्योंकि वीडियो मेमोरी वुड बी मच मोर स्ट्रॉन्गर। पिक्चर एक बार देखते हैं ना, कहानी पूरी याद हो जाती है हमको, एक एक चीज़ डिटेलिंग याद आ जाती है, डायलॉग तक याद रहते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने लेक्चर्स देखने ही देखने। इफ़ यू आर नॉट इंक्लूडिंग नाउ द लेक्चर्स इन योर स्टडीज, तो बहुत ही गलत कर रहे हो आप लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ऑन अ सिमिलर लाइंस, कंपोजिट फंक्शन पे ही है, ध्यान से करना, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। क्वेश्चन है लेट, क्वेश्चन है लेट gx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो एक gx फंक्शन दे रखा है, लेट gx इज इक्वल टू 1 प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड fx इज इक्वल टू -1 0 1। दिस इज व्हेन x इज लेस देन 0, दिस इज व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। कोई बता सकता है fx कौन सा फंक्शन है? इसकी डेफिनेशन को देख के कोई बता सकता है चैट सेक्शन में कौन सा फंक्शन है? कौन सा फंक्शन ऐसा होता है जो पॉजिटिव इनपुट्स के लिए 1 आउटपुट देता है, 0 के लिए 0 आउटपुट देता है, और नेगेटिव इनपुट्स के लिए -1 आउटपुट देता है, ठीक है ना। फाइंड f of gx, what is different in this question? यहाँ पे one of the functions is non uniformly defined, ये यहाँ पर ट्विस्ट है ना, अभी नहीं करवा रहा, पर there are questions which are there in the playlist where both the functions will be non uniformly defined. We'll take them later down the line, टेस्ट में पूछ लूंगा, फिर उसका डिस्कशन लेंगे तब करेंगे। पर यहाँ पर one of the functions, this function is uniformly defined
This is non-uniformly defined, and lot of you have written correctly. This is the signum function, the well famous signum function है ये. आपको f of gx निकालना है. You have to find f of gx. Go ahead, attempt it. f of gx की वैल्यू निकालनी है आपको. तो सबसे पहली चीज आपको जो स्ट्राइक होनी चाहिए इतना पढ़ने के बाद कि भाई ये जो gx है ना, ये नौटंकी करके ऐसे लिखा हुआ है वैसे तो, ये 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि आपको मालूम होगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है. नॉनदलेस स्ट्राइक कर जाए तब भी ठीक, नहीं हो तब भी ठीक, कोई बात नहीं, पर ये अपने दिमाग में रहना चाहिए. दिस शुड बी इन योर ग्रे सेल्स. ठीक है, चलो f ऑफ gx की बात करते हैं. याद रखना कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप जब क्वेश्चन को देखते हो तो आपकी मल्टीफेरस थॉट प्रोसेस चलना चाहिए. क्या क्या चीजें स्ट्राइक कर रही है क्वेश्चन को देखते ही. ऐसा नहीं कि अपन ने देखा फिर हम दिमाग लगा रहे हैं अच्छा कौन सा फॉर्म लगेगा इसके अंदर. ऐसा नहीं होता है. व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अ क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, क्वेश्चन के अंदर एक ट्विस्ट है ना, तो फंक्शन के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है साइलेंट फीचर जो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ. क्या ये ऐसा फंक्शन तो नहीं जिसके बारे में मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन पहले कर रखा है जहां पे मैंने कोई अलार्मिंग चीज सीखी थी उसके बारे में. तो आपको ये सारी चीजें एकदम से स्ट्राइक आउट करनी चाहिए, है ना. यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल सच थिंग्स. तो अपने को एफ ऑफ जी एक्स निकालना है. ठीक है सर, एफ ऑफ जी एक्स निकालते हैं. तो लेट मी सी क्या होगा एफ ऑफ जी एक्स. सबसे पहली चीज मैं डिकोड कर रहा हूं सोल्यूशन में, एफ ऑफ जी एक्स होगा क्या. तो जहां जहां मेरा x है, जहां जहां मेरा x है, देख सकते हो आप, जहां जहां x है, f ऑफ x में f ऑफ gx निकालना है. तो जहां जहां मेरा x है मैंने टिक मार्क कर दिया है, वहां वहां क्या आएगा gx. तो ये आएगा -1 if gx is less than 0, 0 if gx is equal to 0, 1 if gx is greater than 0. पहला स्टेप समझ में आया? पहला स्टेप समझ में आया तो बताएं चैट सेक्शन में. रोहित ने तो जवाब दे दिया शायद. सर थ्रू आउट आंसर 1 आएगा. देखते हैं रोहित, पहले ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया. इज दैट क्लियर? चलिए अच्छी बात है अगर ये चीज समझ में आ गई तो. अच्छी बात है अगर ये चीज समझ में आ गई तो. नाउ द नेक्स्ट स्टेप. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप. अब पहले fx में जो कंडीशंस थी वो x पे थी, अब कंडीशन किस पे है, gx पे. gx आपको साफ साफ यहां दिख रहा है. अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने बोला ना इससे टफर क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां पर वो दोनों को नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइन कर देगा. तो वहां पर फिर आपको gx के ग्राफ को एनालाइज करना पड़ेगा. अगर gx इतना आसान नहीं होता तो वहां gx के ग्राफ को एनालाइज करना पड़ता. पर फॉर्चुनेटली इन दिस क्वेश्चन gx इज वेरी इजी. जो हमारा gx है वो है 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या, कि किसी भी x के लिए x कैन बी एनी रियल नंबर, पर उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 0 और 1 के बीच में होता है. ये तो याद होगा आपको. यस और नो? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनीथिंग लाइज बिटवीन ऑलवेज 0 एंड 1. ये चीज तो याद होगी आपको, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी रियल नंबर ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. तो सोचो 1 में ऐड कर रहे हो कुछ, 1 में कुछ ऐड कर रहे हो, और ये जो कुछ ऐड कर रहे हो ये 0 और 1 के बीच में. या फिर यहां से आप क्या इंप्लाई कर सकते हो, व्हाट इज 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इट वुड लाई बिटवीन 1 एंड 2. मतलब व्हाट डू वी ऑब्जर्व, दिस इज gx ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 एंड 2, ऑलवेज. मतलब हम gx के ऊपर, gx को हमने एनालाइज किया और हमने देखा कि gx की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 और 2 के बीच में लाई करती है. बताओ gx हमेशा 1 और 2 के बीच में लाई करता है, मतलब ये कंडीशन तो कभी नहीं होगी, ये कंडीशन कभी भी नहीं होगी. gx always lies between 1 and 2 for all x that belong to real number. मतलब gx की जो वैल्यू है वो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी. हमेशा x की कोई भी वैल्यू हो, gx की रेंज को एनालाइज करके हमने बताया वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा, ये हमेशा होगा. फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा FOG. यहां लिख दे रहा हूं, दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइड FOGX जो है दैट इज इक्वल टू 1. यस और नो? बता दो बेटा चैट सेक्शन में एक बार. गिव मी अ नाइस थम्स अप इन द चैट सेक्शन इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. इज इट क्लियर? सभी लोग एक बार बताएं मुझे चैट सेक्शन में, दिस इज अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू. आगे बढ़ते हैं.
ठीक है ना, इनवर्स ऑफ फंक्शन पे चलते हैं। अभी क्या है ना, कुछ कुछ चीजें और सीख जाएंगे तो फिर मर्ज करेंगे कंसेप्ट्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में अभी के लिए इतना ही। मैंने बोला एक लेवल और है जहां पर दोनों फंक्शंस, अभी एक ही फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड था, थोड़ी देर बाद दोनों ही फंक्शंस नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड होंगे, उसमें फिर आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ जाएगा। So let's move forward and let's move to the next concept, that is inverse of a function. देखिए नेक्स्ट इज एफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इसको कैसे डिनोट करते हैं? एफ इनवर्स एक्स, दिस इज हाउ यू डिनोट इट। ठीक है ना, इसके डिनोशन के ऊपर भी कहानी है, इसके डिनोशन पे भी कहानी है। अब थोड़ा सा क्लियर आ रहा है। एफ इनवर्स एक्स, दिस इज हाउ यू डिनोट इट। इसके डिनोशन पे भी कहानी पर थोड़ी देर बाद देखेंगे। व्हाट इज इनवर्स ऑफ फंक्शन? आपको मालूम है फंक्शन का मतलब क्या होता है? रिलेशन। व्हाट इज द फंक्शन? इट्स अ रिलेशन। सो एक फंक्शन है जो दो सेट ए और बी, so there is a function f that is defined from set a to b. तो suppose f is defined from a to b और मान लो उसके मैपिंग डायग्राम कुछ इस तरह के, अभी फॉर द टाइम में याद रखो कि मैपिंग डायग्राम इस तरह का है उसका, मान लो। सो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a to b and its mapping diagram is something like this. और बना देता हूँ, तुम्हें ऐसा लगे कि बहुत छोटा सा फंक्शन, चार बना देता हूँ। नो, व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स? तो इन लेमैन लैंग्वेज, एकदम बेसिक लैंग्वेज में, व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स ऑफ अ फंक्शन? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज अ न्यू फंक्शन। एफ इनवर्स इज अ न्यू फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम b to a such that arrows of f are reversed. देखो ये तो पक्की बात है, कोई तुमने डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, पर मैं जो लिखवा रहा हूँ एकदम लेमैन लैंग्वेज की चीज है जो आपको एकदम समझ में आनी चाहिए। f जो है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम a to b, तो f इनवर्स जो होगा दैट इज डिफाइंड फ्रॉम b to a। सो f इनवर्स जो होगा दैट इज डिफाइंड फ्रॉम b to a सच दैट जो एरोज ऑफ f हैं वो रिवर्स हो गए हैं। तो अगर एरोज ऑफ f रिवर्स हो गए तो कुछ नहीं, सेम चीजें होंगी, बस एरोज रिवर्स हो जाएंगे। इनफैक्ट इसको रिलेशन में समझना बड़ा आसान था। मान लो अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है AB जो रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, इफ देयर इज अ ऑर्डर्ड पेयर AB दैट सेटिस्फाइज द रिलेशन, तो इनवर्स करने पे वो ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा? BA। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का मतलब एक नया फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का मतलब एक नया फंक्शन जिसमें पहले जो इनपुट था वो अब आउटपुट बन गया है, पहले जो इनपुट था वो अब आउटपुट बन जाए, और जो पहले आउटपुट था वो इनपुट बन जाए। भाई आपने मशीन के रोल को रिवर्स कर दिया है। पहले आप मशीन की एक तरफ से इनपुट डालते थे, एफ में एक तरफ से इनपुट डालते थे, तो एफ वाज अ मशीनरी वह एक तरफ से आप इनपुट डालते थे एफ में और दूसरी तरफ से आउटपुट आता था। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज अ न्यू फंक्शन जो कि ऐसा होना चाहिए कि जब उसमें आप ये वाले आउटपुट पुट करो एज एन इनपुट तो वो इनपुट बन के निकले। तो अगर इनवर्स की बात करें तो इसे अगर आप एक इनपुट के रूप में ट्रीट करें एफ इनवर्स के अंदर, तो आपको वो रिवर्स कर दो उस चीज को। ये चीज समझनी बड़ी आसान है, बोथ मशीन वाले थ्योरी से एज वेल एज मैपिंग डायग्राम से मैंने आपको बता दिया है ना। एक हैशटैग डाल के ना, और ये चीज कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बहुत ही सेल्फ अंडरस्टूड है कि जब आप ऐसा फंक्शन मिल जाए आपको, पहली बात तो मिलेगा वो ढूंढेंगे अपन, पर अगर आपको ऐसा फंक्शन मिल जाए तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये फंक्शन जब मिल जाएगा आपको, जब भी आपको इस तरह का फंक्शन मिल जाएगा तो जो इनपुट आउटपुट है वो रिवर्स हो जाएंगे। इसका मतलब डोमेन ऑफ एफ वुड बी इक्वल टू द रेंज ऑफ एफ इनवर्स। रिफाइंड लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, जो पहले एफ के इनपुट्स हैं वो इन एफ इनवर्स के आउटपुट बन जाएंगे, और जो पहले रेंज ऑफ एफ है वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स बन जाएंगे। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया? आई एम नॉट इवन आस्किंग यू बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इजी। इनवर्स ऑफ फंक्शन मतलब रिवर्स कर देना। अभी तो थ्योरी चल रही है, इनवर्स निकालेंगे कैसे वो अलग चीज है, पर अगर हम ऐसा फंक्शन पाने में सक्सेसफुल हो गए, ऐसा फंक्शन हमने निकाल लिया, तो दिस इज व्हाट विल हैपन। इज दैट क्लियर? अब याद रखना, एक
नाउ नेक्स्ट, सबसे पहली चीज, जब भी इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की थ्योरी होती है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में दो चीजें हैं। एक बार आपने अंडरस्टूड तो कर लिया कि भाई इनवर्स होता क्या है, उसके बाद दो चीजें हैं, हाउ टू फाइंड इनवर्स, कि इनवर्स निकलेगा कैसे, और दूसरा है डज एफ इनवर्स एग्जिस्ट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इनफैक्ट ये निकालना तो बहुत इजी है, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन इस पोर्शन पे आते हैं कि भाई वो जो इनवर्स आपने निकाला वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो एक एक करके इन दोनों चीजों का सवाल, दोनों जवाबों का सवाल देंगे हम लोग, नहीं दोनों सवालों के जवाब देंगे हम लोग, सॉरी। तो ये दो बड़े बड़े पॉइंटर्स लिख लेना अपने नोट्स में। इनवर्स ऑफ फंक्शन के अंदर ये तो समझ में आ गया कि इनवर्स ऑफ फंक्शन होता क्या है, पर इनवर्स ऑफ फंक्शन में हमें दो तरह के क्वेश्चंस के साथ डील करना है, हाउ टू फाइंड एफ इनवर्स, और दूसरा है डज एफ इनवर्स एग्जिस्ट। अभी आपको लगेगा कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों, पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पता लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्या है इसकी कहानी। बिफोर दैट, इन दोनों क्वेश्चंस पे जंप करने से पहले मैंने आपको बताया था कि इस डिनोशन में कुछ खासियत है, याद रखना। एफ इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स इनवर्स, क्योंकि इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स करके ऐसे -1 लिखते हैं, या एफ एक्स के ऊपर ऐसे -1 लिखते हैं, याद रखना that is not equal to this. Everything should be denoted. F inverse x का मतलब is not equal to f x की power -1 and it's obviously not equal to f x की power -1. इसका मतलब है reciprocal of the function. इसका मतलब है f of 1 by x. तो फंक्शन को इन्वर्स किया है, फंक्शन को इन्वर्स किया है, तो f पे -1 लगना चाहिए। ये चीज का ध्यान आप जरूर रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, पहला स्टेप लिखें, पहला क्वेश्चन का जवाब देता हूं आपको, and that is how to find f inverse. How to find f inverse? How to find inverse of a function? पहले तो इस चीज की बात कर लेते हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन कैसे निकलेगा। बहुत सिंपल है। इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालने के लिए हमने क्या सीखा है, हमने करना क्या है, जो इनपुट है उसे आउटपुट बनाना है, और जो आउटपुट है उसे इनपुट बनाना है, यही तो करना है हमें। तो सर हमारा जो फंक्शन होता है उसमें इनपुट कौन होता है, x, और जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, एफ एक्स या वाई। थोड़ी देर के लिए एफ एक्स को वाई मान लेंगे, ठीक है ना। सो हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, दो स्टेप्स हैं, सिर्फ दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप रिप्लेस, ऐसा लिख लो, रिप्लेस x बाय y एंड y बाय x। x और y को अदला बदली कर दो, जहां जहां x लिखा है वहां y लिख दो, जहां जहां y लिखा है वहां x लिख दो, जहां जहां आपके एक्सप्रेशन में x है वहां एक्सप्रेशन में y लिख दो, जहां जहां एक्सप्रेशन में y वहां x लिख दो। इससे होगा क्या, अरे जो इनपुट है वो आउटपुट है और जो आउटपुट है वो इनपुट है ना। एक काम करते हैं, ये दो क्वेश्चन तो आपने लिख लिए होंगे जिनके जवाब हम देंगे, एक क्वेश्चन साइमल्टेनियसली करते हैं। मान लो क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। दिस इज द क्वेश्चन। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता वो अलग बात है, पर अभी हमने कुछ नहीं बोला कि इसका इनवर्स निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हम पहले लिख लें y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, जहां जहां y है वहां x लिख लो, और जहां जहां x है वहां y लिख लो। पहला स्टेप पूरा हो गया ना, काम खत्म हो गया काम। आपने जो इनपुट है उसे आउटपुट बना दिया, जो आउटपुट था उसे इनपुट बना दिया, और जो इनपुट उसे आउटपुट बना दिया। हाँ हो गया काम खत्म, बस। और कुछ करना है क्या, हाँ करना है ना, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो आउटपुट होता है वही तो हमारा फंक्शन होता है। तो स्टेप 2 होना चाहिए रीराइट, जो हमारे पास स्टेप 1 करने के बाद जो एक्सप्रेशन आया है, रीराइट टू गेट y in terms of x. The new y is f inverse x. अरे भैया हमेशा जब भी फंक्शन लिखते हो तो आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इनपुट लिखते हो, तो जब आपने अदला बदली की तो इनपुट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट आया है, तो थोड़ा सा रीराइट करो। सर रीराइट कैसे करें, तो आपको कॉम्पोनेंटो डिफरेंटो आता होगा, या फिर नहीं भी आता तो छोड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई प्लस 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई y into x, xy 2 into x 2x। यहां से y वाली टर्म्स एक तरफ कर, xy minus y, इन दोनों टर्म्स को साथ में रख लिया, उसको उधर ले गया minus 2x plus 1। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, 1 minus 2x upon x minus 1। अरे यहां से 1 minus 2x और यहां से y अपॉन x minus 1। ये जो नया y आया है, ये जो नया y आया है, यही हमारा f इनवर्स x है। तो व्हाट इज f इनवर्स x, 1 minus 2x
अपॉन x माइनस 1। प्लीज गिव मी अ थम्स अप इन द चैट सेक्शन अगर आपको ये चीज समझ में आ गई। दिस इज योर f इनवर्स x। तो दीज आर द टू स्टेप प्रोसेस, दिस इज द टू स्टेप प्रोसेस दैट वी हैव, दिस इज द टू स्टेप प्रोसेस दैट यू हैव। जब कहते हैं टू, तो डाउट है क्या? किसी को डाउट तो पूछ ले अभी। Do you have any doubt? So let me know in the chat section. आप बोलोगे तो सर बहुत इजी है, ये तो हमेशा ही होना है। ऐसा जरूरी नहीं, हमेशा होना बहुत पॉसिबल नहीं होगा। अभी तो ये बड़ा लीनियर सा एक्सप्रेशन था, इट वुड नॉट बी ऑब्वियसली पॉसिबल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का जवाब, हाउ टू फाइंड इनवर्स, टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट रिप्लेस x बाय y, y बाय x। तो यही मेन चीज तो यही हो गई, इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो गए। फिर यू राइट y इन टर्म्स ऑफ x, तो जो नया y आएगा, जो नया आउटपुट आया वही हमारा f इनवर्स x। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, व्हेन डज इनवर्स एग्जिस्ट, व्हेन डज इनवर्स एग्जिस्ट। पहली बात याद रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, व्हेन डज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट। तो आप मानो फंक्शन का इनवर्स निकालते हो तो वो भी फंक्शन ही होना चाहिए ना, तो इनवर्स ऑफ फंक्शन हैज टू बी अ फंक्शन ओनली, तो हम इनवर्स ऑफ फंक्शन निकाल रहे हैं। अब दो तीन चीजें ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम होगा कि फंक्शन सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, वन टू वन और मेनी टू वन। फंक्शन सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, वन टू वन और मेनी टू वन। तो मान लो f का, अगर मैं f की बात करूं, यहां पे लिख देता हूं, मान लो अगर मैं f की बात करूं तो यहां पे f क्या है, वन टू वन, और यहां पर f क्या है, मेनी टू वन। पर अगर मैं इनके एरोस को रिवर्स करूंगा तो बताओ f इनवर्स क्या होगा। अगर मैं एरोस को रिवर्स करूं यहां पर, तो f इनवर्स भी होगा वन टू वन। अगर f वन टू वन है तो रिवर्स करने पे f इनवर्स भी होगा वन टू वन। पर अगर f मेरा मेनी टू वन है तो इनवर्स करने पे ये क्या बन जाएगा, मेनी टू वन। आपको मालूम है फंक्शन वन टू मेनी, मेनी टू वन रिवर्स करने पे वन टू मेनी, फंक्शन वन टू मेनी तो होता ही नहीं है, वन टू मेनी तो होता ही नहीं है। इसका मतलब सबसे पहली चीज, फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल, फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल, कोई फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है उसके लिए पहली चीज क्या होनी जरूरी है, इट शुड बी वन टू वन। वन टू वन का एक और नाम क्या है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, वन टू वन का एक और नाम क्या है। ये सब चीजें इसलिए पूछ रहा हूं, आपको याद हो जाना चाहिए। तो पहली चीज तो अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसे वन टू वन होना जरूरी है। वेरी गुड, इंजेक्टिव, तो उसका इंजेक्टिव होना बहुत जरूरी है। इंजेक्टिव नहीं होगा तो फिर वो फंक्शन, पहली बात तो वो इन्वर्टिबल ही नहीं है। तो कई बार वो क्वेश्चन पूछेंगे, चेक वेदर द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, तो सबसे पहला चेक क्या होगा कि भाई वो वन टू वन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेनी टू वन है तो उसका इनवर्स निकाल भी लिया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो मेनी टू वन का इनवर्स होगा वन टू मेनी, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, निकालने के बाद उसकी कोई फायदा ही नहीं है। दूसरा, आपको आना चाहिए, जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे, ये चीज बहुत ही माइन्यूट सी चीज होती है, पर फंक्शन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि कब हम किसी रिलेशन को फंक्शन कहते हैं, जब एवरी एलिमेंट इन द डोमेन, व्हेन एवरी एलिमेंट इन द डोमेन हैज अ यूनिक इमेज। हम यूनिक पे तो ध्यान देते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, इट्स अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट इन द डोमेन हैज अ यूनिक इमेज। तो हर एलिमेंट जो कि डोमेन में है, मान लो डोमेन में तीन एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट जो डोमेन में है उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो अभी क्योंकि हमने वन टू वन की कंडीशन तो देख ली है, तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इनकी यूनिक इमेज है, क्या क्या है, वन टू थ्री, ठीक है, हैज अ यूनिक इमेज। हम यूनिक पे तो ध्यान देते हैं पर एवरी पे ध्यान नहीं देते। एवरी एलिमेंट इन द डोमेन शुड हैव अ यूनिक इमेज। यूनिक इमेज तो अच्छी बात है, पर एवरी की होनी चाहिए, हर एक की होनी चाहिए। मान लो हमारा फंक्शन, यहां देख सकते हो, ये फंक्शन क्या है, ऑन टू इनटू है, इसकी प्री इमेज है, इसकी प्री इमेज हम कर चुके हैं, ये इनटू इनटू है, ये क्रॉस है, तो ये आपका इनटू फंक्शन है। अगर आपका इनवर्स करोगे, अगर आप इसका इनवर्स निकालोगे तो एरोज रिवर्स हो जाएंगे, एवरी एलिमेंट वुड नॉट हैव अ इमेज। इसलिए दूसरी कंडीशन है कि इट शुड बी ऑन टू। ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। और आपको मालूम है अगर कोई वन टू वन होगा और कोई ऑन टू होगा, दैट इंप्लाइज क्या,
it should be bijective. Bijective functions are only invertible. दोनों चीजों पे क्वेश्चन बनते हैं, इनवर्स निकालने में भी क्वेश्चन बनते हैं और इस चीज में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि इनवर्स निकालना तो बहुत इजी चीज है, एक्स को और वाई को इंटरचेंज करो और बिंदास वाई निकालो इन टर्म्स ऑफ एक्स। पर लेकिन ये चीज पे भी ध्यान देना जरूरी है कि क्या वो फंक्शन इन्वर्टिबल है। अगर किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल होना है तो सिर्फ उसको क्या होना जरूरी है, इट नीड्स टू बी बाइजेक्टिव, इट नीड्स टू बी बाइजेक्टिव। इज दैट क्लियर? तो ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। अब आई एम इरेजिंग दिस, ये चीज आप लोगों ने लिख ली होगी, समझ ली होगी, बहुत इजी चीज है। लेट अस मूव टू क्वेश्चंस। दैट वाज थ्योरी दैट इज देयर। आपको पता ही है, बार बार कहता रहा हूं, calculus is that portion of mathematics where the theory might seem to be easy but the questions would give you a lot of challenges. Questions में खूब सारे challenges होते हैं। तो let us start with some basic questions और फिर धीरे धीरे questions के लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है पहला, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। a function f, this is defined from 0 से infinity से लेकर 2 से लेकर इंफिनिटी। ध्यान से एक चीज को लिखिएगा। सो अ फंक्शन f दैट इज डिफाइंड फ्रॉम 0 से लेकर इंफिनिटी से लेकर 2 से लेकर इंफिनिटी इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2। फाइंड f इनवर्स x, फाइंड f इनवर्स x। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, पहले से निपटाते हैं, पहले से खत्म करते हैं। अब देखो ध्यान से, मैं लेट मी डू 2 क्वेश्चंस। पहले 2 क्वेश्चन मुझे करने देना, आप बस समझना, फिर 2 क्वेश्चन और ले लूंगा, वो आप लोग कीजिएगा। सबसे पहली चीज, इस फंक्शन में याद है ना, हम फंक्शंस पढ़ रहे थे तब भी मैंने बोला था, जब भी फंक्शन का क्वेश्चन आए तो 2 चीजें ऑब्जर्व करो, वेयर टू अप्लाई एंड हाउ टू अप्लाई। तो क्योंकि इस फंक्शन ने ये भी बड़ी क्लियरली मेंशन किया है कि वेयर टू अप्लाई और ये भी मेंशन किया है हाउ टू अप्लाई, तो यहां पर आपको जो इनवर्स के दोनों क्वेश्चंस थे, हाउ टू फाइंड द इनवर्स एंड डज द इनवर्स एग्जिस्ट, दोनों पे ध्यान देना होगा। तो पहले अपन एक काम करते हैं, इनवर्स निकाल लेते हैं, पहले ये काम करें, या फिर एक काम करते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि डज द इनवर्स एग्जिस्ट, है ना। तो पहले हम ये देखते हैं क्वेश्चन, हम पहले सॉल्यूशन के अंदर हमें चेक करते हैं, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। डज f इनवर्स एग्जिस्ट, पहले इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या भैया f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आपकी नजर सबसे पहले इस चीज पे जानी चाहिए, जो फंक्शन के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वेयर टू अप्लाई। तो आपको दिख रहा होगा कि इस फंक्शन का डोमेन क्या डिफाइंड है, 0 से लेकर इंफिनिटी। x इज एन एलिमेंट ऑफ 0 से लेकर इंफिनिटी, 0 एंड इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड। एंड इस फंक्शन का कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, y इज एन एलिमेंट ऑफ 2 से लेकर इंफिनिटी। क्योंकि ये फंक्शन बहुत ही इजी फंक्शन, इसका ग्राफिकल एनालिसिस वुड बी मच मोर इजियर। ध्यान देखिए, बड़ा इजी है। y इज इक्वल टू x स्क्वायर होता, अगर आप बोलोगे सर ये y इज इक्वल टू x स्क्वायर नहीं है, ये y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 है, मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, ध्यान सुनो, अगर y इज इक्वल टू x स्क्वायर होता तो इसका ग्राफ होता अपसाइड ओपनिंग पैराबोला। पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। बताओ इस प्लस 2 के कारण क्या होगा ग्राफ में, बताओ इस प्लस 2 के कारण क्या होगा ग्राफ में। बहुत सिंपल चीज है यार, y इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ अगर ये है तो आपने हर एक आउटपुट में प्लस 2 कर दिया, तो बताओ क्या होगा ग्राफ में, व्हाट वुड हैपन टू द ग्राफ। y इज इक्वल टू x स्क्वायर और y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 में अपवर्ड शिफ्टिंग बाय 2। वेरी गुड बेटा, देयर विल बी अपवर्ड शिफ्टिंग बाय 2 स्टेप्स। क्या आप सब लोग एनालाइज कर पाते हो कि क्योंकि आप x स्क्वायर में प्लस 2 कर रहे हो तो जो जो वैल्यूज यहां आई होंगी सब में प्लस 2 हो जाएगा, तो ग्राफ 2 कदम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, तो अगर ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो इसका जो ग्राफ होगा ऐसा होगा, अपसाइड ओपनिंग पैराबोला, पर इसका वर्टेक्स होगा 0,2 होगा। बट ये तो सिर्फ इसका एनालिसिस है, पर इसका डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये तो मैंने पूरे रियल नंबर्स में बनाया है, पर लेकिन जो हमारा फंक्शन था उसकी डेफिनेशन है कि उसका जो इनपुट है, जो उसका x है, वो 0 से इंफिनिटी ही हो सकता है। तो 0 से इंफिनिटी मतलब इनपुट 0 से इंफिनिटी हो सकता है, मतलब नेगेटिव इनपुट हो नहीं सकता, तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ को मिटा दो।
और जीरो भी नहीं हो सकता, तो जीरो के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई वहां पे हॉलो सर्कल बना दो। तो जो हमारा ग्राफ है वो ये है, इन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, इन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ये हमारा ग्राफ है। अब आप चेक करते हो क्या? पहले चेक करते हैं सर वो 1 to 1 है कि मैनी टू 1 है, हॉरिजॉन्टल लाइन चेक। आप कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, इसको एक ही बार काट रही है, इसको एक ही बार काट रही है ना, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ इसको एक ही बार काट रही है, इसका क्या मतलब है? सर ये 1 to 1 है, तो पक्की बात है इन द, लिख लेना, इन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, इन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन 1 to 1। अच्छा बताओ इसका रेंज क्या दिख रहा है आपको? रेंज, तो ग्राफ को देखकर आपको रियलाइज हो रहा होगा इसका जो रेंज है, ध्यान देखिएगा, यहाँ पे ग्राफ नहीं है, ग्राफ की पहली झलक कहाँ आई? y एक्सिस पे 2 पे, तो y इज एन एलिमेंट ऑफ 2 से शुरुआत है, 2 पे हॉलो सर्कल है, नॉट इंक्लूड से इंफिनिटी। आप देख सकते हो सिंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो ये ऑन टू भी है, मतलब ये बाइजेक्टिव भी है। इसका मतलब यस, यस इट इज इन्वर्टिबल। बेटा आप पहली चीज बताओ, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? यस इट इज इन्वर्टिबल, यस इट इज इन्वर्टिबल। अगर यही क्वेश्चन स्कूल में आता तो आप ग्राफिकल तरीका कर सकते थे, नोबडी वुड स्टॉप यू, बट देन यू कुड हैव ट्राइड दैट सीबीएसई वे आल्सो। x के x1 डाल के आउटपुट y1 आएगा, x का x2 डाल के आउटपुट y2 आएगा, x y1 इज इक्वल टू y2 पुट करते, सॉल्व करने पे दो कंडीशन आती, पर उसमें से एक कंडीशन हट जाती क्योंकि डोमेन हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड। बेटा प्लीज गिव मी अ थम्स अप इन द चैट सेक्शन अगर ये चीज समझ में आ गई। फटाफट गिव मी अ थम्स अप इन द चैट सेक्शन अगर ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है सर, ये चेक करना जरूरी है। बेटा अगर क्वेश्चन ने तुम्हें डिटेलिंग दी है तो फिर आपको भी डिटेलिंग करनी पड़ेगी। क्वेश्चन ने डिटेलिंग नहीं दी, मैं अगला क्वेश्चन पिक करूंगा उसमें डिटेलिंग ही नहीं होगी, तो फिर आप ये सब दिमाग मत लगाना। आप ये मानते हुए कि एग्जिस्ट करता है, आप बिंदास उसके बाद इनवर्स निकाल डालना, ठीक है ना? वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना इन डेप्थ आपको पूछ रहा है। पूछेगा जनरली, ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं पूछेगा, पूछेगा तो है। अब आप भी पूछ रहे इनवर्स निकालो, इनवर्स निकालते हैं। जो हमारा f है वो क्या है? वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारा आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट का स्क्वायर प्लस 2 है। आपको मालूम है कि इनवर्स निकालने के लिए दो स्टेप प्रोसेस होता है। स्टेप नंबर 1, जहां जहां y है वहां x लिख दो, और जहां x है वहां y लिख दो। स्टेप नंबर 2, रीराइट टू गेट y इन टर्म्स ऑफ x, तो यहां से आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2। ध्यान दीजिएगा मैं जो बोलने वाला हूं, y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2, y इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये तो पक्की बात है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। प्लीज टेल मी, प्लस और माइनस में से किसी एक को इग्नोर करना पड़ेगा भाई। दो आंसर आ रहे हैं ना, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2, दूसरा आंसर आ रहा है और y इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। दो आंसर आ रहे हैं, दो आंसर आ रहे हैं ना, जल्दी बताओ ये दो आंसर्स क्या है? इस क्वेश्चन को मैं अभी ना, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा पिकअप करूंगा अभी ग्राफिकल एनालिसिस में भी, पर मुझे बताओ इनमें से कौन से आंसर को हमें निगलेक्ट करना पड़ेगा? ये पहले वाले को निगलेक्ट करना पड़ेगा कि दूसरे वाले को निगलेक्ट करना पड़ेगा? किसी एक को निगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दो आंसर तो आ नहीं सकते। एक फंक्शन का इनवर्स तो इकलौता ही होगा ना, दो दो इनवर्स थोड़ा एग्जिस्ट करेंगे। पता इनमें से किसको इग्नोर करेंगे? आप ऑडियो यूज कर सकते हो, प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन किसको इग्नोर करना पड़ेगा, और जो ऑडियो में बताना चाहे क्यों इग्नोर करना पड़ेगा वो भी बता सकते हो। कोई बताना चाहेगा किसको इग्नोर करना पड़ रहा है? रोहित बोलता है सर, रोहित नहीं बोलता, रजत बोलता है सर दूसरे को इग्नोर करना पड़ेगा। श्रेया बोलती है दूसरे को इग्नोर करना पड़ेगा। बाकी लोग बताएं किसको इग्नोर करना पड़ेगा? रजत और इराय बोलती, किसी के पास भी ऑडियो बता सकता है व्हाट्स द रीजन ऑफ इग्नोरिंग द सेकंड वन इफ वी हैड टू? व्हाट्स द रीजन ऑफ इग्नोरिंग द सेकंड वन? इसका जवाब आपको और आसानी से मिलेगा अगर आप सोचो कि अगर ये f है तो f इनवर्स क्या होगा? 2 से लेकर इंफिनिटी से लेकर 0 से लेकर इंफिनिटी, है ना? f अगर डोमेन से रेंज है तो इनवर्स में डोमेन और रेंज इंटरचेंज होते हैं। इसका जवाब यहाँ पर छुपा हुआ है, जल्दी बताओ। किसी के पास ऑडियो नहीं है क्या?
व्हाट्स द रीजन ऑफ इग्नोरिंग द सेकंड वन? ठीक है, भूमिका ने कह दिया, ऑडियो नहीं यूटिलाइज किया। सिंस, ध्यान देखिएगा, सिंस ये एफ इनवर्स है, तो एफ इनवर्स इस डोमेन से इस कोडोमेन तक डिफाइंड है, मतलब इसका जो आउटपुट है वो 0 से इंफिनिटी है, इसका आउटपुट नेगेटिव नहीं आ सकता, इसका आउटपुट नेगेटिव नहीं आ सकता, अंडर रूट ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव क्वांटिटी, पर यहाँ देखो माइनस लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, तो वी हैव टू इग्नोर दिस। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? चैट सेक्शन में थम्स अप दे दीजिएगा। तो वी हैव टू इग्नोर दिस, इग्नोर व्हाई, सिंस y is an element of 0 से 2, तो इसका मतलब यहीं से आंसर आएगा, जो y है वही हमारा f इनवर्स है, f इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। बारीकी से हर चीज को देखना पड़ता है, बारीकी से हर चीज को देखना पड़ता है, बारीकी से हर चीज को देखना पड़ता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने अगर आपसे बारीकी पूछी है बाय स्टेटिंग दिस, तो आपको बारीकी से हर चीज को एनालाइज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अगेन इसमें भी बारीकी है, इसलिए आप भी एकदम बारीकी से इन्वॉल्व करके बताइएगा। क्वेश्चन है, हाँ, अ फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम 2 इंक्लूडेड से लेकर इंफिनिटी से लेकर 5 इंक्लूडेड से लेकर इंफिनिटी इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, फुल स्टॉप। फाइंड इट्स इनवर्स, करें फटाफट। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद अटेम्प्ट करना है, एकदम सिमिलर लाइंस पे है, एकदम सिमिलर लाइंस पे खुद अटेम्प्ट करना है इसको, इट्स ऑन द सिमिलर लाइंस। दे रहा हूं पूरे 1 मिनट, अटेम्प्ट करें। जितने लोगों ने पिछला लेक्चर मिस किया था, दोज हु वर एब्सेंट इन द लास्ट क्लास, आर यू एबल टू ग्रास्प इट? याद है ना, कोई भी क्लास अगर मिस हो जाती है, बीच में किसी कारण से नहीं कर पाते हो, तो द लेक्चर्स आर गेटिंग रिकॉर्डेड एंड यू मे सी इट इन द प्लेलिस्ट। कोई भी लेक्चर मिस मत करना, बैकलॉग मत छोड़ना, नहीं तो बाद में हाउ टू क्लियर बैकलॉग का भी सेशन लेना पड़ जाएगा। करें शुरुआत, चलो करते। इनफैक्ट ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एकेडमिक्स में दिस इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ इनवर्स। एकेडमिक्स में तो इससे बड़ा इनवर्स का क्वेश्चन ही नहीं है, क्वालिटी को भी इस तरह का है ना। तो आपको मालूम है सारा खेल जो है, पहले चेक कर लेते हैं फटाफट कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो यही से करते हैं, पहले एफ का ग्राफ बना लेते हैं, तो ग्राफ ऑफ एफ बनाते हैं। ग्राफ ऑफ एफ, एफ क्या है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, अपसाइड ओपनिंग पैराबोला। अब मैं ना बहुत तेजी से बताऊंगा, ये चीज एकदम स्ट्राइक होनी चाहिए। वी हैव डन एम्पल, 9th लेक्चर है अपना, एकदम सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं। इट्स एन अपसाइड ओपनिंग पैराबोला, क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अपसाइड ओपनिंग पैराबोला है। पता लगाते हैं कि अपसाइड ओपनिंग पैराबोला तो है, ये x एक्सिस को कहां कट करता है, x एक्सिस को कट जहां भी करेगा, x एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है, तो y को अगर तुम 0 डालोगे तो 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। पर लेकिन आप इसको सॉल्व करते समय देखोगे कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है 16 माइनस 4ac, ये नेगेटिव है।
मतलब इसका नो रियल रूट है। व्हाट डू यू मीन बाय नो रियल रूट? क्या एनालिसिस होगा इसका? इसका मतलब जो इसका ग्राफ होगा वो एक्स एक्स को काट ही नहीं रहा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, इसका मतलब इसका ग्राफ जो है एक्स एक्स को काट ही नहीं रहा। क्योंकि इसका ग्राफ एक्स एक्स को नहीं काट रहा, तो हम कह सकते हैं कि समथिंग लाइक दिस वुड बी द नेचर। या ऐसा, रुक जाओ अभी, ये एक्स एक्सिस है, ग्राफ ऐसा होगा, ये एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं, ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसका ये वर्टेक्स निकाल लेते हैं, ये जरूरत पड़ेगी। याद होगा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस बी बाई 4a या माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4, यही होता है ना? जल्दी बताओ, याद है कि नहीं? व्हाट इज दी माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, दिस इज दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब ये b, माइनस b क्या है 4, माइनस माइनस प्लस 4, a कितना है 2, तो 4 कॉमा 2 कितना है वर्टेक्स, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। दिस केम आउट टू बी 2 कॉमा, जल्दी बताओ क्या आएगा 2 कॉमा, निकाला होगा आप लोगों ने, डिस्क्रिमिनेंट निकाला कि नहीं निकाला, माइनस डिस्क्रिमिनेंट निकाले, 4a would be 4, discriminant b square which is 16 minus 4ac which is 4 into 9 which is what 36, 16 by 36 is minus 20, 20 by 4, 20 by 4 is 5, 2,5 निकाला नहीं था क्या वर्टेक्स? रटा होना चाहिए आपको वर्टेक्स ऑफ एनी पैराबोलिक कर्व। अगर आपके पास कभी भी कोई पैराबोलिक कर्व है या क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसका जो टर्निंग पॉइंट होता है वर्टेक्स, ये बताता हुआ है मैंने पिछले लेक्चर्स में, उसका वर्टेक्स कहाँ होता है, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, वेयर डी इज द डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है माइनस 20 आया ना, ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरा, इसका जो y एक्सिस होगा, y एक्सिस ये 2,5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो y एक्सिस यहाँ होगा, ये x एक्सिस। बाय ड्राइंग अ ग्राफ यू हैव एनालाइज द फंक्शन टू द एक्सट्रीम, है ना? ध्यान देखिएगा, ये 2,5 है, मतलब इसका ये वाला लेवल 5 है, ये 2,5 है, मतलब ये 2 है, ये 2,5 है, और ये पॉइंट क्या होगा अगर निकालना हो, तो ये y एक्सिस पे x0 होगा, x को 0 डालोगे 0 0, तो y कितना है 9, 0,9। मैंने ग्राफ बना दिया, बट ग्राफ बनाते ही मुझे रियलाइज हुआ कि भैया इस फंक्शन में उसने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, क्योंकि अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया होता तो ये मेनी टू वन फंक्शन होता, पर उसने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, और डोमेन कहां से कहां तक लिख रखा है, 2 से लेकर इंफिनिटी, मतलब इनपुट 2 से इंफिनिटी है, 2 से इंफिनिटी, 2 यहाँ है, 2 से इंफिनिटी तक इनपुट है, मतलब इतने ग्राफ को मिटाना पड़ेगा हमको। मैंने मिटाया नहीं, डॉटेड कर दिया, इतने को मिटाना पड़ता, तो फिर हमारा ग्राफ कितना रहेगा, इतू सा ग्राफ रहेगा। दिस इज द ग्राफ इन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। अब आपको दिख रहा होगा ये जो ग्राफ है इन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इज 1 to 1, क्योंकि कहीं भी हॉरिजॉन्टल नहीं बनाऊं, ये ग्राफ तो मिट चुका है, तो कहीं भी हॉरिजॉन्टल बनाऊं उसको एक ही बार काटेंगे। तो यू कैन ड्रॉ द ग्राफ एंड यू कैन वेरी वेरी इजीली से दैट इट्स अ 1 to 1 फंक्शन। बताओ, इस ग्राफ को देखकर रियलाइज हो रहा है कि इसका रेंज क्या है, y की वैल्यू कहां से शुरुआत हो रही है, 5 से, 5 के लेवल से शुरुआत होती है y की, और कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो मतलब ये ऑन टू भी है, ये 1 to 1 और ऑन टू भी है, मतलब बाइजेक्टिव है, मतलब इन्वर्टिबल तो है। क्योंकि ये इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्स निकालते हैं। अब देखते हैं इन्वर्स कैसे निकलेगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो फंक्शन है fx, उसको अपन थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, ये तो है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। अब the solution that I am doing might differ a bit from what is proposed in your basic academics, क्योंकि जो 2 स्टेप का प्रोसेस हमने देखा है, what are 2 स्टेप प्रोसेस, x और y को इंटरचेंज करो एंड देन राइट द न्यू y इन टर्म्स ऑफ x। तो आपके कई सारे स्कूलों के एकेडमिक्स में, बुक्स में पहले स्टेप को बाद में और सेकंड स्टेप को पहले कर देते हैं, दे राइट x इन टर्म्स ऑफ y, इस तरह कर लेते हैं, इट्स ऑल सेम थिंग। तो अपन 2 स्टेप प्रोसेस लगाते हैं। स्टेप नंबर 1, इनवर्स निकालने के लिए you have to find the f inverse। स्टेप नंबर 1, जहां जहां x है वहां y, जहां जहां y वहां x, जहां जहां x है वहां y, this is what you get। so जहां y वहां x, जहां x है वहां y।
अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वी हैव टू राइट y इन टर्म्स ऑफ x। अब y इन टर्म्स ऑफ x लिखना बड़ा मुश्किल आएगा क्योंकि y स्क्वायर भी y भी है, थोड़ी मुश्किल होगी पर लेकिन धैर्य रखो। ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 9। इस x को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। यू हैव टू राइट y इन टर्म्स ऑफ x ना, तो थोड़ी देर के लिए आप x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। तो ये y स्क्वायर हो गया माइनस 4y हो गया, ये x को धर होगा तो 9 माइनस x हो गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, श्री धराचार्य फॉर्मूला। y की वैल्यू क्या होगी, माइनस b माइनस ऑफ माइनस 4 अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर व्हिच इज 16 माइनस 4ac अपॉन 2a। अब तो यू हैव रिटन y इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ से y की दो वैल्यूज आती हुई नजर आ रही हैं। ऑब्वियसली एक इग्नोर होगी, मुझे बताना पड़ेगा कौन सी वैल्यू इग्नोर होगी। एक बार विद प्लस साइन, तो y है y इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 4x, ये आ जाएगा 4x और ये आएगा 16 माइनस 36 व्हिच इज माइनस 20। ये 4x है अपॉन दिस इज 2, और दूसरा होगा y इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 20 अपॉन 2। अब ये दो आंसर्स हैं, इनमें से बताएं कौन सा आंसर को इग्नोर करना पड़ेगा। ये पहला आंसर है, दूसरा आंसर है, किसको इग्नोर करना पड़ेगा और क्यों, किसको इग्नोर करना पड़ेगा और क्यों, चैट सेक्शन में बताएं। ये पहला आंसर है, दूसरा आंसर है, किसमें से किसको इग्नोर करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो और अच्छा लगेगा। आप देखते हैं यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया तो x माइनस 5 हो जाएगा। सेम चीज यहाँ होगी, ये 2 हो जाएगा, 4 कॉमन आएगा, कट जाएगा, ये x माइनस 5 हो जाएगा। अब बताएं किसको इग्नोर करना पड़ेगा, बताओ बेटा किसको इग्नोर करना पड़ेगा। इनमें से किसी एक को आंसर को इग्नोर करना पड़ेगा। जवाब चैट सेक्शन में ही है, सॉरी जवाब आपके बोर्ड पे ही है, यहीं से दिख रहा होगा आपको। अगर f डोमेन से रेंज है तो f इनवर्स होगा 5 से इंफिनिटी से लेकर 2 से लेकर इंफिनिटी। मतलब जो मेरे इनवर्स फंक्शन का आउटपुट है, जो मेरे इनवर्स फंक्शन का रेंज है, y है, आउटपुट है, वो 2 से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि वो 2 से बड़ा होना चाहिए, पर लेकिन इस वाले सिनेरियो में, सेकंड सिनेरियो में 2 माइनस है, तो क्योंकि दिस इज लेस देन 2 हेंस इग्नोर, हेंस इग्नोर। क्योंकि इसे इग्नोर करते हैं तो दिस इज योर आंसर। ये जो नया y आया है वही हमारा f इनवर्स है। इसका मतलब कह सकते हैं फ्रॉम हियर दैट व्हाट इज f इनवर्स x, जो हमारा नया y आया है दैट इज 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 5। प्लीज यहां तक लिख लें, हमसे दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इनफैक्ट साइड आता हूं, पूरा व्यू देता हूं आपको 10 सेकंड के लिए। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लें, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लें। रजत तो सबसे पहले टीयू दे देता है, थम्स अप, बहुत अच्छी बात है। सो इनवर्स ऑफ फंक्शन पे आपको अच्छा खासा आपको आइडिया लग जाना चाहिए। आई पिक्ड अप सम ट्रिकी क्वेश्चंस आल्सो। अगले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत इनवर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा इनवर्स के ऊपर डिस्कशन रह जाता है, but nonetheless let me take one more question before I end the session, and then एक छोटी सी खासियत जो इनवर्स फंक्शन के बारे में हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस, इज इट क्लियर? आई एम इरेजिंग दिस, मिटा रहा हूँ इसको। एस एंड डब्ल्यू लिख दो बेटा एक बार, so that I know that you have copied it down. एस एंड डब्ल्यू लिख देना चैट सेक्शन में once you have written this. चलो एस एंड डब्ल्यू लिख दिया, श्रेया ने, मनदीप ने, बाकी लोग ने। याद रखना कहीं भी नोट्स में कोई परेशानी हो जाए, रिकॉर्डेड लेक्चर किसी और के नोट्स को देखने की जरूरत नहीं। आप जब तक अपने खुद के अच्छे नोट्स नहीं देखोगे ना तो कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यू वुड सी दैट इसमें से इनवर्स निकालना है आपको। जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। क्वेश्चन है इफ f इज बाइजेक्टिव। क्वेश्चन में कह ही दिया इफ f इज बाइजेक्टिव। क्वेश्चन बोला आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इफ f इज बाइजेक्टिव देन if f is bijective
such that sorry such that fx is equal to 10 की पावर x minus 10 की पावर minus x upon 10 की पावर x plus 10 की पावर minus x. Find f inverse x. Go ahead, attempt the question. पूरा समय दे रहा हूं आपको, 5 मिनट तो नहीं, 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट करें. पहले इसने डिक्लेयर कर दिया कि f बाइजेक्टिव है. So let me do it now. ध्यान देखिएगा, इसमें हमें इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि फंक्शन जो है हमारा बाइजेक्टिव है कि नहीं, इन्वर्टिबल है कि नहीं. बाइजेक्टिव का मतलब इन्वर्टिबल है. तो y जो है दैट इज 10 की पावर x माइनस 10 की पावर माइनस x अपॉन 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस x. तो मैं एक काम करता हूँ, दो वैरायटी है, 10 की पावर x भी 10 की पावर माइनस x भी, तो उसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. तो सिंप्लीफाई करने बन जाएगा 10 की पावर x माइनस 1 अपॉन 10 की पावर x, जैसे 10 की पावर x प्लस 1 अपॉन 10 की पावर x. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो हमारे पास फंक्शन है y, ये f है, वो क्या होगा, 10 की पावर x इंटू 10 की पावर x, 10 की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 2x प्लस 1. अब आपको याद होगा यहाँ पर हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं, पर नॉनदलेस ये f आ गया. अब पहले स्टेप करते हैं, स्टेप नंबर 1, जहां जहां y वहां x, जहां जहां x वहां y. ठीक है, ये x बाय 1 है, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे c एंड d. न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करूंगा तो 2 × 10 की पावर 2x, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करूंगा तो -2 आएगा. जल्दी जल्दी किया है मैंने, समझ में आ गया होगा. न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट किया. वही चीज राइट साइड में की, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया तो 2 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा. न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा. फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2x, इस माइनस साइन उधर ले आओ, इस x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x है ना, ये माइनस को इधर एब्जॉर्ब कर दिया है. टेकिंग log टू द बेस 10, कॉमन log ले रहे हैं, टेकिंग log टू द बेस 10 on both sides, this is x plus 1 upon 1 minus x to the base 10 है ना. फ्रॉम हियर ये आप मालूम है 2x बाहर आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ किया है, ये y है बेटा, सॉरी, ये y चल रहा है ना, वही सोचूं क्या हो गया, ये y है, ये y तो जाएगा 2y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x. तो यहाँ से व्हाट इज y, 1/2 log ऑफ x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x. यहाँ से आएगा f इनवर्स x, ये नया y जो है वही f इनवर्स x है. आपको मालूम है 1/2 पावर बन सकती है, जो बिकम log ऑफ log टू द बेस 10 है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x. प्लीज गिव मी अ थम्स अप इन द चैट सेक्शन अगर ये चीज समझ में आ गई. प्लीज गिव मी अ थम्स अप इन द चैट सेक्शन. log, ये तो धोखा है सीबीएसई का, सीबीएसई डज नॉट टीच यू लॉग्स, पर लॉग्स तो आना चाहिए. लॉग के बिना तो आप अधूरे हो, आपकी नॉलेज अधूरी है. लॉग अनफॉर्चुनेटली सीबीएसई डज नॉट टीचेस, बट दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. ठीक है ना. एक लार्ज हैशटैग, उसका डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर की शुरुआत उसी से करेंगे, है ना. ये तो इनवर्स ऑफ फंक्शन तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को. एक लार्ज चीज एज अ हैशटैग लिख लें, एंड आई विल बी एंडिंग द सेशन देन. लिख लें, देखो, रिलेशन बिटवीन द ग्राफ ऑफ, रिलेशन बिटवीन ग्राफ ऑफ
y is equal to fx एंड y is equal to f इनवर्स x। एक फंक्शन और उसके इनवर्स के ग्राफ में एक रिश्ता है। क्या रिश्ता है वो देखेंगे अभी। लास्ट टॉपिक, सिंपल सा छोटा टॉपिक। अब आपको याद हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम लोगों ने जिन्होंने मुझसे पढ़ रखा है या दोज हु हैव फॉलोड द कंटेंट दैट आई हैव प्रोवाइडेड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि हमारी बहुत ही सिंपल सी लाइन होती है जिस लाइन की इक्वेशन होती है y is equal to x। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस में हमने पढ़ा था कि जो y is equal to x लाइन होती है जो कि 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, स्लोप 1 है इसका, एंड इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। इस लाइन की एक खासियत होती है, कितने लोगों को याद है कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है x, y पे, तो अगर एक ऑब्जेक्ट है x, y पे और अगर मैं इसको एक मिरर की तरह ट्रीट करूं, इफ आई ट्रीट दिस लाइक अ मिरर, तो जो इमेज होगी इस पॉइंट की, इमेज ऑफ x, y इन द लाइन y is equal to x इज y, x। याद आ रहा है कुछ? अगर मैं y is equal to x लाइन को एक मिरर की तरह ट्रीट करूं, तो इस मिरर में किसी भी पॉइंट की जो इमेज होती है, अगर वो ऑब्जेक्ट x, y पे है तो उसकी इमेज होगी y, x। द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट इंटरचेंज। तो ये खासियत होती है y is equal to x लाइन की। जैसे मान लो ये पॉइंट होता है 2, 3, तो 2, 3 की इमेज क्या होती इन द लाइन y is equal to x, 3, 2। तो y is equal to x लाइन की खासियत होती है कि वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर देता है इमेज निकालने पे। ये तो बड़ी अच्छी चीज है। इमेज निकालने पे ऑर्डिनेट और एब्सिसा इंटरचेंज हो जाते हैं। अब मैं वापस से बोल रहा हूं, इमेज निकालने पे इनपुट और आउटपुट इंटरचेंज हो जाते हैं। अरे यही तो होता है fx और f इनवर्स x में, इसका इनपुट आउटपुट और इसका इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो जाते हैं। इसका मतलब अगर मेरे पास एक ग्राफ है, किसका, सपोज देयर इज अ ग्राफ ऑफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to fx, और अगर मुझे इसके इनवर्स का ग्राफ बनाना हो तो हर पॉइंट के इनपुट आउटपुट को इंटरचेंज करना है, तो इट इज सिंपली द इमेज ऑफ fx इन दिस लाइन। देखो एकदम आर्टिस्टिक बेंट ऑफ पॉइंट से आप देख सकते हो, थोड़ा सा हो सकता है इमेज अच्छी नहीं आई हो, इमेज थोड़ी ज्यादा इमेज अब आई है सही, अभी भी थोड़ा सा शेप रहेगा, थोड़ा आर्टिस्टिक बेंट ऑफ पॉइंट से बनाना। तो f इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो fx का ग्राफ का इमेज होता है इन द लाइन y is equal to x। सो लिख लीजिएगा ग्राफ ऑफ y is equal to f इनवर्स x इज इमेज ऑफ y is equal to fx इन द लाइन y is equal to x। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। But that is all for today. Before we end the session, please let me know in the chat section as well as you can use your audio अगर आपको कितना परसेंट समझ में आया on a scale of 100, कितना परसेंट समझ में आया आपको आज के लेक्चर में, फटाफट बताएं। कोई डाउट हो तो बताएं, अटेम्प्ट करें। बहुत ही सिंपल सा है सब कुछ, बस कहानी की तरह सुनते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ सही चीज़ों को। मैंने बोला ना, इट्स नॉट अ वन डे अफेयर, यू कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट ऑन दिस इन वन डे, यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन इट अ लॉट। तो आपको धीरे धीरे कैलकुलस पूरी जर्नी है कम से कम 4-5 महीने की। 4-5 महीने में आप जब इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस सब कुछ पढ़ लोगे ना, तो धीरे धीरे इतने सारे ग्राफ्स आपके सामने आएंगे, बार बार आएंगे कि आपको याद से हो जाएंगे वो। तो मेक श्योर कि आप सारी चीज़ों को ध्यान से करें, नोट्स को ध्यान से बनाएं और उनको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहें, अपने मटेरियल को फॉलो करते जाएं, क्वेश्चन बैंक को फॉलो करें, अपनी रेफरेंस बुक्स को पूरा करते जाएं, कोई बैकलॉग ना छोड़ें। सो आई विल बी एंडिंग इट हियर। किसी को डाउट तो पूछें चैट सेक्शन में, और यू कैन यूज एन ऑडियो एंड यू कैन आस्क मी योर डाउट।